जय हिंद साथियों। आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना, और सारा दिन उस पर फोकस करिए। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप ऐसा डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, तम्बाकू में कौन सी औषधि प्राप्त होती है, यानी तम्बाकू में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो निकोटीन पाया जाता है। ध्यान रखना, क्या पाया जाता है? निकोटीन। तम्बाकू में कौन सी औषधि प्राप्त होती है या क्या पाया जाता है? तो निकोटीन। ध्यान रखना। अगला है, सिनकोना की छाल से कौन सी औषधि प्राप्त होती है? तो कुनैन प्राप्त होती है। ध्यान रखना, सिनकोना नाम का एक पौधा होता है, उसकी छाल से कुनैन औषधि प्राप्त होती है। कुनैन मलेरिया की दवा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या है कि मलेरिया की दवा। अगला है, सर्पगंधा और अश्वगंधा क्या है? तो सर्पगंधा और अश्वगंधा दोस्तों एक जड़ होती है। ध्यान रखना, ठीक है। सर्पगंधा और अश्वगंधा क्या है? जड़ है। पूछा जाता है कि सर्पगंधा और अश्वगंधा क्या है? तो जड़ है दोस्तों ये। ठीक है, जड़ से एक औषधि प्राप्त होती है। ये औषधि हैं दोनों, सर्पगंधा और अश्वगंधा। ध्यान रखिएगा। अगला है, कुनैन किसकी दवा है? तो कुनैन दोस्तों मलेरिया की दवा है, मलेरिया रोग की। ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, ये फीवर से संबंधित है। कुनैन किसकी दवा है? तो मलेरिया रोग की। अगला है, अफीम से कौन सी औषधि बनती है? तो हेरोइन और मार्फिन बनती है। ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, अफीम से कौन सी औषधि बनती है? तो हेरोइन और मार्फिन। ध्यान रखना, ठीक है। अगला है, चाय और कॉफ़ी से कौन सी औषधि प्राप्त होती है? तो कैफीन होती है। चाय और कॉफ़ी में कौन सी औषधि पाई जाती है या प्राप्त होती है? तो कैफीन। दोस्तों, चाय और कॉफ़ी में कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। ठीक है, ये औषधि कह देते हैं इसी को। चाय और कॉफ़ी में कौन सी औषधि प्राप्त होती है? कैफीन। और यह पूछा जाता है कि चाय और कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैफीन पाया जाता है। ठीक है। विलो से कौन सी औषधि प्राप्त होती है? तो कोडीन है और एस्प्रेन है, पेंटाजोसिन है, ये औषधियाँ प्राप्त होती हैं। विलो से कौन सी औषधि प्राप्त होती है? तो कोडीन है, एस्प्रेन है, पेंटाजोसिन है। ध्यान रखना। अगला है, अफीम से मार्फिन दवा भी बनाई जाती है। अभी बताया हमने कि अफीम से मार्फिन दवा भी बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये सभी दर्द निवारक दवाओं में काम आती हैं। अगला है, अट्रो अट्रोपा वेलाडोना से कौन सी औषधि प्राप्त होती है? तो वेलाडोना प्राप्त होती है। ध्यान रखना, अट्रोपा वेलाडोना से कौन सी औषधि प्राप्त होती है? तो वेलाडोना। ध्यान रखना। अगला, हींग किससे प्राप्त होती है? पूछा जाता है दोस्तों, हींग क्या है? जड़ है, तना है, पत्ती है? तो हींग दोस्तों एक क्या है? जड़ है। ध्यान रखना, हींग किससे प्राप्त होती है? जड़ से प्राप्त होती है। यह पूछा जाता है हींग क्या है? तो जड़ है। ध्यान रखना, जड़ है, तना है, या पत्ती है, या शाखा है, तो जड़ है। ध्यान रखना, हींग किससे प्राप्त होती है? जड़ से, अक्सर पूछा जाता है। लौंग क्या है दोस्तों? तो लौंग पूछा जाता है ये पुष्प कल का है। ध्यान रखना, लौंग क्या है? एक पुष्प कल का है। पूछा जाता है कि लौंग क्या है? तो ये पुष्प कल का। ठीक है। अगला है, दालचीनी किससे प्राप्त होती है? तो छाल से प्राप्त होती है। दालचीनी एक पौधा होता है, उसकी छाल से प्राप्त होती है। ध्यान रखना, दालचीनी क्या है? मसाला है। ध्यान रखना, दालचीनी किससे प्राप्त होती है? छाल से, और यह एक प्रकार का मसाला है। इलायची क्या है दोस्तों? ये खाने वाली छोटी इलायची जो हरी होती है, वो फल है दोस्तों, फल के अंतर्गत आता है इसको। ठीक है, ध्यान रखना। पूछा जाता है इलायची क्या है? तो फल है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, इलायची क्या है? फल है। कवक से कौन सी दवा प्राप्त होती है? तो पेनिसिलिन प्राप्त होती है। कवक से दोस्तों पेनिसिलिन की दवा बनाई जाती है। ध्यान रखना, ठीक है, कवक से कौन सी दवा प्राप्त होती है? पेनिसिलिन। अगला है, वेलाडोना से कौन सी औषधि प्राप्त होती है? तो एट्रोपिन है। ध्यान रखना, वेलाडोना से कौन सी औषधि प्राप्त होती है? तो एंट्रोपिन। ध्यान रखना, वेलाडोना से कौन सी औषधि प्राप्त होती है? एट्रोपिन। ध्यान रखना, एट्रोपिन प्राप्त होती है औषधि। ध्यान रखना, ठीक है। कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़, ये पराश्रव तरंगों को सुनते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला है, समुद्र की गहराई पता करने के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए, यह समुद्र में कोई वस्तुएं खो जाती हैं या कोई चीज़, तो उसको ढूंढने के लिए पराश्रव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, समुद्र की गहराई पता करने के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव। अगला है, समुद्र में डूबी वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार। दोस्तों, सोनार एक यंत्र होता है, उसमें पराश्रव्य तरंगें होती हैं, जो पराश्रव्य तरंगें डाली जाती हैं। समुद्र में कोई भी वस्तु डूब जाती है, खो जाती है, तो उसको ढूंढने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसमें पराश्रव्य तरंगें होती हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है,
ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर, पूछा जाता है ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, ध्यान रखना। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, उसकी आवृत्ति पर। अगला है अश्रव्य तरंगे, तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं, तो यांत्रिक तरंगे होती हैं, ध्यान रखना। अब श्रव्य तरंगे कौन होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला है श्रव्य तरंगे क्या होती हैं, तो यांत्रिक तरंगे ये भी होती हैं, श्रव्य तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ध्यान रखना। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है पराश्रव्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य तरंगे ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ध्यान रखना। पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ठीक है। और इनकी आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है और इनकी आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ध्यान रखना। तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती, दोस्तों जो ध्वनि होती है वो निर्वात में नहीं गुजर सकती, यानी कि निर्वात में गमन नहीं करती, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, यानी कि गुजर नहीं सकती है, ठीक है। अगला है वायरलेस या दीर्घ रेडियो तरंगों का उपयोग रेडियो, टेलीविजन तथा टेलीफोन में किया जाता है। दोस्तों वायरलेस और दीर्घ रेडियो तरंग या लघु दीर्घ तरंग, इनका उपयोग रेडियो है, टेलीविजन तथा टेलीफोन में किया जाता है, ध्यान रखना। वायरलेस या दीर्घ रेडियो तरंगों का उपयोग किस में किया जाता है, रेडियो है, टेलीविजन और टेलीफोन में किया जाता है, ध्यान रखना। अगला है ध्वनि की चाल सबसे अधिक दोस्तों किस में होती है, ठोस में होती है। दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, लोहा जैसे स्टील इनमें सबसे अधिक होती है, ध्यान रखना। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है किसमें, ठोस में, ठीक है। द्रव में फिर उससे कम होती है, सबसे कम होती है गैसों में, ध्यान रखना। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, ठीक है। अगर ठोस जैसे और द्रव में कम और फिर गैस में सबसे कम होती है। गैसों में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, ध्यान रखना। गैसों में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। अगला है ध्वनि का संचरण निर्वात में संभव नहीं होता, यानी कि ध्वनि का संचरण का है या ध्वनि का गमन तो निर्वात में संभव नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। ध्वनि का संचरण पूछा जाए या गमन पूछा जाए तो निर्वात में संभव नहीं होता, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है शुष्क सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है, जस्ता, जिंक करता है दोस्तों, जस्ता इसको बोलते हैं, जिंक इसका प्रतीक होता है Zn, ध्यान रखना। जो शुष्क सूखे सेल होते हैं उसमें कैथोड का कार्य कौन करता है, जस्ता, ध्यान रखना, जिंक Zn, ठीक है। और यह पूछा जाता है शुष्क सेल में कैथोड क्या बना होता है, जस्ता, जिंक का, ध्यान रखना। शुष्क शुष्क सेल में एनोड का कार्य कौन करता है, तो कार्बन करता है, ध्यान रखना। शुष्क सेल में एनोड का कार्य कौन करता है, कार्बन, कौन कार्य करता है, कार्बन, ध्यान रखना। अगला है बोल्टी सेल में कैथोड किसका बना होता है, तो जस्ता, जिंक का बनाता है, ध्यान रखना। बोल्टी सेल में कैथोड किसका बना होता है, जस्ता, जिंक का, ठीक है। जस्ता, जिंक का बना होता है बोल्टी सेल में कैथोड। बोल्टी सेल में एनोड किसका बना होता है, ये भी पूछा जाता है, तो कॉपर, तांबा का बना होता है, ध्यान रखना। बोल्टी सेल में एनोड किसका बना होता है, तांबा, कॉपर का, ठीक है। इसका प्रतीक होता है Cu। तो बोल्टी सेल में एनोड किसका बना होता है, कॉपर, तांबा का। अगला है लेक्लांसे सेल में कैथोड किसका बना होता है, तो जस्ता, जिंक का बना होता है, ध्यान रखना। लेक्लांसे सेल में कैथोड किसका बना होता है, जस्ता, जिंक का। अगला है शुष्क सेल में विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो 1.50 वोल्ट होता है। शुष्क सेल में विद्युत वाहक का बल कितना होता है, विद्युत वाहक बल, तो 1.5 वोल्ट ही पूछा जाता है दोस्तों। अगला है लेक्लांसे सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो 1.50 वोल्ट, इसका भी होता है 1.50 वोल्ट। लेक्लांसे सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.50 वोल्ट, ठीक है। अगला है बोल्टी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.08 वोल्ट होता है। बोल्टी सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। फ्यूज तार टिन और लेड की मिश्र धातु से बना होता है, ध्यान रखना। फ्यूज तार जो होता है वह टिन और लेड की मिश्र धातु से बना होता है। फ्यूज तार किसका बना होता है, टिन और लेड की मिश्र धातु से बना होता है। दोस्तों फ्यूज तार होता है इसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध उच्च होता है, ध्यान रखना। पूछा जाता है जो फ्यूज तार होता है
उसका गलनांक कितना होता है तो कम होता है, और प्रतिरोध कितना होता है उच्च होता है। तो जिस तार का वायर का फ्यूज जब बनाया जाता है तो उसका गलनांक कम रखा जाता है और प्रतिरोध उच्च रखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? 1.08 वोल्ट होता है। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? 1.08 वोल्ट का। प्राथमिक सेल के उदाहरण कौन से होते हैं? तो दोस्तों प्राथमिक सेल कौन होते हैं? ऐसे सेल होते हैं जिनको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, वो प्राथमिक सेल कहलाते हैं। जैसे होता है वोल्टी सेल, लिक्लांसे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल जैसे टार्च में होते हैं शुष्क सूखे सेल। तो प्राथमिक सेल के उदाहरण कौन से हैं? वोल्टी सेल, लिक्लांसे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल टार्च में होता है, ध्यान रखना। अगला है लेड भंडारण सेल, निकिल कैडमियम सेल द्वितीयक सेल के उदाहरण है। यानी कि लेड भंडारण सेल, निकिल कैडमियम सेल ये द्वितीय सेल के उदाहरण, ध्यान रखना। लेड भंडारण सेल, निकिल कैडमियम सेल ये द्वितीय सेल के उदाहरण है। अगला सजावट के लिए तांबे पर चांदी या सोने की परत चढ़ाई जाती है, यानी कि पॉलिश की जाती है। सजावट के लिए तांबे पर चांदी या सोने की परत चढ़ाई जाती है, ध्यान रखना। सजावट करने के लिए तांबे पर पूछा जाता है, तांबे पर सजावट करने के लिए किसका पॉलिश की जाती है या परत चढ़ाई जाती है? तो सोने या चांदी पर। अगला है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है, ध्यान रखना। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन धातु का, ध्यान रखना। अगला है डायनमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र होता है। पूछा जाता है डायनमो क्या है? तो डायनमो का मेन काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है शंट, कम प्रतिरोध का एक तार होता है। पूछा जाता है दोस्तों शंट क्या है? तो शंट एक तार होता है जिसका प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, ध्यान रखना, शंट कम प्रतिरोध का एक तार होता है, वायर होता है। अगला है आमीटर, विद्युत परपथ की धारा मापने के काम आता है। पूछा जाता है कि आमीटर किसके काम आता है? तो परपथ की धारा मापने के काम आता है। ठीक है, विद्युत धारा, आमीटर परपथ की विद्युत धारा मापने के काम आता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है दिष्टकारी या रेक्टिफायर किसके काम आता है? तो ये प्रतिवर्ती धारा एसी को डीसी धारा में बदलने के काम करता है, ध्यान रखना। दिष्टकारी या रेक्टिफायर का काम होता है प्रतिवर्ती धारा, एसी को बोला जाता है, एसी को डीसी में या बदलने के काम आता है, ध्यान रखना। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के काम आता है, एसी को डीसी में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। विद्युत का सुचालक भी बोला जाता है इसी को, और चालक बोला जाता है। पूछा जाता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? तो चांदी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला है जब निकट की और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई, एक मिनट, जब न निकट की और न दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे तो उसे कौन सा दोष होता है? कहने का मतलब है कहने का मतलब है दोस्तों कि जब निकट की और न पास की वस्तु, यानी निकट का मतलब होता है पास और दूर की, कहने का मतलब ये है कि ना तो उसको निकट की और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो उससे कौन सा दोष होता है? तो जरा दृष्टि दोष होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब मनुष्य को निकट और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, ना तो निकट की और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो उससे जरा दृष्टि दोष होता है, ध्यान रखना। कौन सा? जरा दृष्टि दोष। ना निकट की और ना ही दूर की वस्तु दिखाई न दे तो उससे कौन सा दोष होता है? जरा दृष्टि दोष। अगला है जब निकट की वस्तुओं को न देख पाना और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाना, कौन सा दोष होता है? कहने का मतलब जब निकट की वस्तु को न देख पाना और दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देता है तो दूरदृष्टि दोष होता है। कहने का मतलब है कि जब व्यक्तियों को निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती लेकिन दूर की वस्तु दिखाई देती है तो उनमें दूरदृष्टि दोष होता है, ध्यान रखना। अब अगला है जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तब कौन सा दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है, ध्यान रखना। जब मनुष्य को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तब उसे निकट दृष्टि दोष होता है, ध्यान रखना। अगला है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि पूछा जाता है एक व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है? किस लेंस का प्रयोग करके? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके, ठीक है, दूरदृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अगला है निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस द्वारा।
निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है, ध्यान रखना, और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग करके, और दूर दृष्टि का दूर कैसे किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग करके। अगला है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये बाइफोकल लेंस होता है, इसी को द्विफोक्सी लेंस बोला जाता है। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस, ध्यान रखना। जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है कैसे? बाइफोकल लेंस या इसी को द्विफोक्सी लेंस बोला जाता है। अगला है, किस दोष के कारण व्यक्ति क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता? तो अबिंदुकता दोष के कारण ऐसा होता है। किस दोष के कारण व्यक्ति क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता? तो कौन सा दोष होता है? तो अबिंदुकता दोष होता है, अबिंदुकता दोष होता है, ध्यान रखना। अबिंदुकता दोष के कारण क्षैतिज दिशा में देख पाता लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता। अगला है, अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस का, ध्यान रखना। अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का। ठीक है, अगला है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। दोस्तों पूछा जा सकता है, एक विद्यार्थी है तो विद्यार्थी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। पूछा जाता है कि विद्यार्थी को अपनी पुस्तक कितने दूरी से रखकर पढ़ना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर। तो अपने समान मनुष्य के लिए निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूरस्थ बिंदु होता है अनंत, ध्यान रखना। समान आंख के लिए निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूरस्थ दूर बिंदु होता है अनंत, ध्यान रखना। ठीक है, अगला, नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। नेत्र में यानी कि आंखों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, ध्यान रखना। नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। अगला है, टेलीविजन में किन प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो लाल, हरा और नीला रंग का, ध्यान रखना। टेलीविजन में किन प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है, अफीम किससे प्राप्त होती है? तो फल से प्राप्त होती है दोस्तों। पूछा जाता है अफीम किससे प्राप्त होती है? तो फल से प्राप्त होती है, ध्यान रखना। अगला है, कुचला किससे प्राप्त होता है? फल और बीज दोनों से प्राप्त होता है, ध्यान रखना। कुचला किससे प्राप्त होता है? फल एवं बीज से। कुचला किससे प्राप्त होता है? फल एवं बीज से। अगला है, वेलाडोना किससे प्राप्त होता है? पत्ती और तना से प्राप्त होता है। वेलाडोना, ये सब सारी औषधि हैं दोस्तों। वेलाडोना किससे प्राप्त होता है? पत्ती और तना से। अगला है, केसर किससे प्राप्त होती है? तो पुष्प वर्तिका से, ध्यान रखना। केसर किससे प्राप्त होती है? पुष्प वर्तिका से। पूछा जाता है दोस्तों केसर क्या है? तो पुष्प वर्तिका है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। जैसे लौंग होती है पुष्पकलिका, ध्यान रखना। लौंग क्या होती है? पुष्पकलिका। लौंग क्या होती है? पुष्पकलिका। इसी प्रकार केसर क्या होती है? पुष्पवर्तिका होती है, ध्यान रखना। अगला है, कॉफी किससे प्राप्त होती है? बीज से प्राप्त होती है। कॉफी किससे प्राप्त होती है? बीज से। ये बनती है तो बीज से। अगला, कोको किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। कोको किससे प्राप्त होता है? बीज से, ध्यान रखिएगा। कोको किससे प्राप्त होता है? बीज से। अगला है, कहवा किससे प्राप्त होता है? ये भी बीज से प्राप्त होता है। कहवा किससे प्राप्त होता है? बीज से। अगला है, मूली, गाजर, चुकंदर, शकरकंद क्या है? तो दोस्तों जड़ है, ये भूमिगत। मूली है, गाजर है, चुकंदर है, शकरकंद क्या है? जड़ है, ध्यान रखना। अगला है, डहेलिया पौधे से किसकी दवा प्राप्त होती है? तो डहेलिया एक पौधा होता है दोस्तों जिससे शुगर, डायबिटीज की दवा बनती है, मधुमेह जिसको बोला जाता है। डहेलिया पौधे से किसकी दवा प्राप्त होती है? मधुमेह, शुगर की, ध्यान रखना, बनाई जाती है। पूछा जाता है मधुमेह की दवा किससे बनाई जाती है? तो डहेलिया पौधे से किसकी दवा प्राप्त होती है? मधुमेह, इसी को बोला जाता है डायबिटीज, शुगर। अगला है, कैफीन एक उत्तेजक औषधि है। कैफीन क्या है? एक उत्तेजक औषधि। पूछा जाता है कैफीन क्या है? तो एक उत्तेजक औषधि है। कैफीन क्या है? एक उत्तेजक औषधि है। अगला है, सर्पगंधा औषधि एंटीपायरेटिक है। पूछा जाता है सर्पगंधा औषधि क्या है? तो एंटीपायरेटिक है, ध्यान रखना। सर्पगंधा औषधि क्या है? एंटीपायरेटिक है। अगला है, आलू और अरबी क्या है? तो ये भूमिगत तना है दोस्तों। आलू और अरबी क्या है? तना है। आलू और अरबी क्या है? तना है, ध्यान रखिएगा। अगला, परागवे चाय प्राप्त होती है पत्ती से, ध्यान रखना। परागवे चाय प्राप्त होती है किससे? पत्ती से। सारेल के वृक्ष से क्या प्राप्त होता है? तो आगजालिका में प्राप्त होता है।
सारेल के वृक्ष से क्या प्राप्त होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। अगला है, नींबू खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखना। नींबू खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखना। अगला है, घास पत्ते और मूत्र में क्या पाया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, ये पूछा गया है कई बार। घास पत्ते और मूत्र में क्या पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और यूरिया पाई जाती है जिसके कारण गंध आती है, ठीक है, मूत्र में। घास पत्ते मूत्र में क्या पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटियों में क्या पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है। लाल चींटियों में क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।